यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट ऑफ वैल्यूज दी है आपको। ओके, इसमें लगभग 50 से 55 वैल्यूज हैं जो कि बहुत कॉमन वैल्यूज है, सब में होती हैं। इसमें से अगर कुछ आपकी है और रह जाती है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। मगर अभी मेरा मकसद है आपको प्रोसेस सिखाना कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है, कि खुद की कैसे निकाल सकते हैं आप, और लोगों की भी अगर निकलवानी हो तो आप कर सकते हैं। एनएलपी की सभी टेक्निक्स के लिए दोस्तों एक चीज कहता हूं कि अपना एक लैब रेट जरूर रखें। लैब रेट समझते हैं ना, कौन होता है? लेबोरेटरी में वो रेट जिस पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो सभी लोग अपने परिवार में से ऐसा एक रेट ढूंढें जिस पे आप सारी टेक्निक अप्लाई कर सकें। तो खुद पे तो करनी है, किसी पे अप्लाई भी करो, जिससे क्या और ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे कल ही किसी ने कहा कि किसी ने कोई टेक्निक अप्लाई करी, पैटर्न ब्रेक, अपने किसी दादी पे, और उन्हें बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो आप सबके परिवारों में एक ऐसा रेट ढूंढें जिसपे आप ये सारी टेक्निक्स पे एक्सपेरिमेंट कर सकें। ठीक है, इसे मैं कहता हूँ एक लैबोरेट जिसपे एक्सपेरिमेंट होता है। तो एक सब्जेक्ट ढूंढें सभी लोग, तो पति पत्नी बच्चे जो भी आपके काम आ सकते हैं, कोई कुछ तो काम आए प्रोडक्टिव वे में आपके। तो ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपके साथ रेपो में हो। ऐसा इंसान नहीं जो यही बैठ जाए कि तेरी तो कोई टेक्निक चलने नहीं दूंगा मैं, मुझ पे लगा के बता। ऐसा इंसान नहीं। ऐसा इस जिसके साथ आप रेपो में है, मतलब कि जो आपके साथ में ट्रस्ट के एनवायरनमेंट में है, उस पे। सब पत्नी अलाउ नहीं करती, फिर क्या करें? खुद की वाली से बात करें। किसकी पत्नी अलाउ नहीं कर रही है? नेबर को करना पड़ता जी। आप अगर नेबर के साथ रेपो में है तो आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी एक इंसान तो ऐसा व्यक्ति होगा, इतने इतने सारे जीवन में एक तो व्यक्ति ऐसा कमाया होगा जो आपकी बातें सुनेगा और जिसको मदद भी हो सकती है। तो ये टेक्निक्स को कई बार ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कि जरूरी नहीं कि हर समय आप खुद पे कर रहे हो। कई बार बाय टीचिंग ऑल्सो, टीचिंग इज लर्निंग ट्वाइस। तो कई बार आप अपने आसपास किसी को लेकर के बिठा लो, किसी को अपने पास सिखा दो। ठीक है, तो जो प्योर एडी है उन्होंने तो चालू कर ही दिया होगा, मेरे कहने का वेट भी नहीं किया होगा। बाकी जो नहीं है वो करें। इससे बहुत अच्छी आपकी क्लैरिटी बनेगी, सिखा सिखा के वैल्यू पे आ जाए। तो यहाँ पे क्या करना है, इस एक्सरसाइज को मेनली आप घर पे आराम से कीजिएगा। मैं अभी टेक्निक समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये कम से कम 1 से 1.5 घंटे की एक्सरसाइज है, आराम से शांति से बैठ के कीजिएगा। लेकिन अभी मैं 15-20 मिनट में आपको समझाऊंगा इसे, ताकि आपको प्रोसेस क्लियर हो जाए। प्रोसेस के बाद में आराम से बैठ के इसको करना। ठीक है, तो अभी प्रोसेस क्या देखिए, कि ये कुछ लिस्ट ऑफ कॉमन ह्यूमन वैल्यूज हैं जो ज्यादातर ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसमें से आप पढ़ने जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सारी मुझे चाहिए, ये तो सारी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप ये है कि हर एक वैल्यू को पढ़ें, और पढ़ करके आइडियल तरीका क्या होता है, उसके ऊपर यस कर देना होता है। प्रिंट अगर हो तो पेंसिल यूज करेंगे आप, क्योंकि इसमें बहुत सारा मिटाने का काम होता है। जिन जिन से आप रेजोनेट करते हैं उन पे आप यस लिख दें, जिनसे आप रेजोनेट नहीं करते उन पे नो लिख दें, और जिस पे कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, उस पे सी लिख दें, कांट डिसाइड। उसके बाद क्या करेंगे, वाई एन सी हो गया, एन और सी को हटा देंगे, उनसे अब कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जिस पे यस आया उन सबको एक साथ लिख लेंगे एक पेज पे अलग से। तो फिलहाल क्या कर कैसे करेंगे, एन और सी वैसे ही मत लिखो, अभी डायरेक्टली इस स्क्रीन पे से एक एक वर्ड को पढ़ो, और जिसके साथ यस आता है सिर्फ उन्हें अपने पेपर पे लिख लो। जिनके साथ नो और कांट है उन्हें एज इट इज रहने दो, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ यस वाले लिख लो। हमारा एम यह है कि फर्स्ट राउंड में एटलीस्ट, फर्स्ट राउंड में लगभग 20 आ जाए हमारे पास, और फिर उस 20 में से टॉप 10 हम चूज कर लें। और फिर उस 10 में से कैसे कोर सीक्वेंसिंग करनी है, उसके लिए हम कंपैरेटिव एनालिसिस मेथड यूज करेंगे। ये मेथड 20 पे भी लग सकता है, 50 पे भी लग सकता है, लेकिन 10 का एग्जांपल लेके सिखाऊंगा तो आपको बड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा, इसलिए मैं 10 के एग्जांपल से सिखाऊंगा। तो पहले इन 50 में से लगेगा
किसी का फर्स्ट राउंड में हो सकता है 35 ईयर्स आ जाए, किसी की 28 ईयर्स आएंगी, किसी की 25 ईयर्स आएंगी। लेकिन हमारा एम ये है कि फर्स्ट राउंड में कोशिश करें कि अगर आपकी 35 आई है तो उसमें से 20 सेलेक्ट कर लें और फिर 20 में से 10 ले लें। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी हमारा एम ये है कि आप इन 55 में से फाइनल 10 लें। जरूरी नहीं कि वो 10 सीक्वेंस में है, रैंडम हो सकती हैं, लेकिन 10 ऐसी जिनमें यस है उनको हमें लेना है। ठीक है। अच्छा, कई रिपीटेटिव लगेंगी, जो रिपीटेटिव लगे उन्हें छोड़ दीजिए। दो चीजों का अगर मीनिंग आपको सेम लगता है, जैसे इनोवेशन, क्रिएटिविटी, आपके मन में सेम मीनिंग है, तो कोई भी एक ले लीजिए, दूसरे को छोड़ दीजिए। आपको इसके एग्जैक्ट टेक्निकल मीनिंग में जाने की जरूरत नहीं है। आप क्या मीनिंग समझते हैं, उसके साथ आपकी क्या भावना जुड़ी है, उस मीनिंग को लेकर के आप चल सकते हैं आगे। ठीक है, तो अब वन बाय वन करते जाएं, और फर्स्ट राउंड में कोशिश करें 20 लें, और फिर उस 20 में से टॉप 10 कोई भी 10 को सेलेक्ट कर लें। फिर उस 10 में से सीक्वेंसिंग करने का मेथड मैं आपको सिखाऊंगा। कंपैरेटिव एनालिसिस के जरिए हम टॉप 10 पे पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे अभी बताऊंगा, लेकिन पहले आप 20 और 20 से 10, हमारा अल्टीमेट अभी आपके लिए एक्सरसाइज ये है कि कोई भी टॉप 10 आप निकाल लें इस 50 में से, जो 10 सबसे ज्यादा करीब आपके हैं। आप हो सकता है इसे जी नहीं रहे हो, आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है अभी, उससे मैटर नहीं करता, मगर आप मानते हैं कि ये मेरे लिए होनी चाहिए, तो आप उसको यस में लिख सकते हैं। वैल्यू ऐसी है कि वांट मतलब है ही, वैल्यू वांट में ही होती है। जरूरी नहीं कि आपके पास में है, जैसे वेल्थ हो सकता है नहीं हो आपके पास में, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। हैव और डोंट हैव डजंट मैटर। जैसे फेम आपकी वैल्यू में है, मगर है नहीं आपके पास में, इट इज ओके, आप यस लिखेंगे क्योंकि आपको चाहिए ना। जो दो बार है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, जो भी आपको 2 टाइम्स दिखे उसको लीव दैट। ठीक है, दो अगर सिमिलर मीनिंग की लग रही हो तो उसमें से एक ले लीजिए आप। यस, इंस्पिरेशन मतलब या तो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन मिले, बने, या फिर आप खुद रोज इंस्पायर्ड फील हो, इंस्पायर्ड फील करें। दोनों एंगल से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। वैल्यू डज नॉट मीन व्हाट यू वांट टू वर्क ऑन, वैल्यू मीन्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो हर एक को पढ़ें और पूछें, इज इट इंपॉर्टेंट फॉर मी। यस है तो यस लिखें, नो है तो नो वाले को छोड़ दें, कांट डिसाइड वाला है तो उसको भी छोड़ दें, सिर्फ यस वालों को लिस्ट में ले लें। अबंडेंस मतलब हर चीज इनफ मात्रा में होना आपके पास में, पैसा भी इनफ है, हेल्थ भी इनफ है, ये सब अबंडेंस होगी। ठीक है। तो पहले राउंड में 20 निकाल लें, फिर 20 में से 10 फाइनल कर लें कि 10 ये मेरी होंगी। एक बार मेथड सीख जाएंगे तो फिर 20 पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 20 पे थोड़ा लंबा हो जाएगा मेथड और आपको समझने में कॉम्प्लिकेशन लगेगी, इसलिए मैं 10 के एग्जाम्पल पे सिखाऊंगा आपको। तो फाइनल 10 पे पहुंच जाएं अल्टीमेटली, और जो जो 10 पे पहुंच जाए कि हाँ मैंने 10 रैंडम ले लिए हैं जिन पे यस आ रहा है, ऐसी 10 वैल्यू जिन पे यस है वो मैंने ले लिए, तो वो लोग डन लिखते जाएं चैट बॉक्स में कि मेरी 10 मैंने फाइनल अलग से रख ली हैं। अब जरूरी नहीं कि 10 सीक्वेंस में होंगी, बस 10 हो गई हैं। हाँ, सारी ही अच्छी लगेंगी क्योंकि है ही वैल्यू, ही ह्यूमन वैल्यूज हैं, तो सारी अच्छी तो लगेंगी ही। और यही तो हमें काम करना है कि जिंदगी में, तभी तो सीक्वेंसिंग जरूरी है कि ऊपर से देखने में सारी ही लगती हैं कि ये सारी ही है मेरे अंदर। आप में है नहीं है उससे मतलब नहीं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्या, वो है। ऑटोनॉमी मतलब आप समझ सकते हैं कि सेंस ऑफ कंट्रोल।
डन होता जा रहा है, गुड, वेल डन। अब देखें जिनको ऐसा लग रहा है कि 10 करने में डिफिकल्टी आ रही है, तो फिर आप जितनी भी यस आई है उसमें से कोई भी रेंडमली 10 चूज कर लें। अभी इस मेथड को समझ लें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए ओके। सीक्वेंसिंग कैसे होती है, अब देखें। सीक्वेंसिंग का मेथड होता है कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है। कैसे होगा अब मैं आपको करके दिखाऊंगा ये, तो सभी अब फोकस करेंगे थोड़ा मेरे साथ। आइए स्क्रीन पे ध्यान देंगे। 10:30 के बाद विकेट गिरने लगते हैं, तो अपने विकेट को बचा के रखें, ठीक है। 10% जनता का विकेट गिर जाता है 10:30 तक। तो अब देखें, एक आपकी इसमें लेफ्ट साइड होगी और एक होगी राइट साइड, ठीक है। राइट साइड पे मैं 10 रैंडम कोई विदाउट सीक्वेंस 10 वैल्यू लिख देता हूं, ठीक है। सपोज हमने लिख दिया हेल्थ, रिलेशन, ग्रोथ, पर्पस, फ्रीडम, कंट्रीब्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, मनी, ह्यूमर। हो गई 10, ठीक है। तो सपोज ये 10 मैंने वैल्यू लिख दी, आपकी भी अलग अलग लिस्ट आ गई होगी। अब हमें इनकी सीक्वेंसिंग करनी है। तो अब देखें सीक्वेंसिंग का मेथड, राइट साइड में हम कंपैरिजन करेंगे अप टू डाउन। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कंपैरिजन, अप टू डाउन, ओके। अप टू डाउन का मतलब जो इमीडिएट ऊपर है उसको इमीडिएट नीचे वाले से, बस दो का कंपैरिजन होगा एट अ टाइम। जो इमीडिएट ऊपर है उसको इमीडिएट डाउन वाले से कंपेयर करेंगे, और इन दोनों के बीच में सवाल पूछेंगे, इसमें और इसमें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। अगर ऐसा लगे दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी लो। अगर दोनों में से एक ही चूज करनी हो तो कौन सी लोगे, ठीक है। तो जो आंसर आए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वाले को यहां से कट कर देना है और कहाँ भेज देना है, लेफ्ट साइड पे भेज देना है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको इधर से राइट हैंड साइड से हम कट करेंगे और उसको लेफ्ट में भेज देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ और रिलेशनशिप में अगर मैं अपना एनालिसिस करूं, तो हेल्थ और रिलेशनशिप में से मुझे क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं कहूंगा कि मुझे रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ और रिलेशनशिप में रिलेशनशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं रिलेशन को यहां से कट कर दूंगा और रिलेशन कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब वापिस आ गए राइट में, कंपैरिजन क्या है, अप टू डाउन है, ये है कंपैरिजन की डायरेक्शन। अब अप कौन है, इमीडिएट अप हेल्थ है, हेल्थ के इमीडिएट डाउन अप कौन हो गया, ग्रोथ हो गई। तो अब हेल्थ और ग्रोथ को आपस में कंपेयर करेंगे। हेल्थ और ग्रोथ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ और ग्रोथ में मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपना देखिएगा और अपने कोई बिलीफ सिस्टम ना लगाइएगा कि सर हेल्थ ही नहीं होगी तो ग्रोथ कैसे आएगा। आपके लिए हेल्थ नंबर 1 पे, नंबर हेल्थ को आप काटिए वहां से, ठीक है। आप, हर इंसान का अपना वैल्यू है, उसमें सही गलत जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी वैल्यू पे फोकस कीजिए, राइट, किसी जजमेंट पे फोकस ना कीजिएगा। तो हेल्थ और ग्रोथ में मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं अपनी लाइफ को भी देखूं तो मैं बहुत बार अपनी हेल्थ को इग्नोर करके, अगर मुझे
काम पे जाना है या ट्रेवल करना है, आई डू दैट। ठीक है, कई बार कुछ अगर इशू भी है तो भी मैं अपनी मीटिंग्स कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, तो वो क्लियरली विजिबल है मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं ग्रोथ को यहाँ से कट कर दूंगा, ग्रोथ कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब देखिए, अब इंटरेस्टिंग स्टेप चालू होगा। राइट साइड में कंपैरिजन लेफ्ट टू डाउन, अप टू डाउन हो रहा है, राइट। लेफ्ट साइड में कंपैरिजन होगा डाउन टू अप। तो अब इमीडिएट डाउन में कौन आ गया, यहाँ पे ग्रोथ आ गया, और इधर क्या है, रिलेशनशिप। तो अब ग्रोथ और रिलेशनशिप को आपस में कंपेयर करेंगे, दैट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, ग्रोथ और रिलेशनशिप। ठीक है, तो मेरे लिए ग्रोथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ग्रोथ को ऊपर फेंक दूंगा। ग्रोथ रिलेशनशिप से जीत रही है तो ग्रोथ कहाँ चली जाएगी, ग्रोथ ऊपर चली जाएगी। तो इसलिए इसको पेंसिल रबर से करनी होती है, क्योंकि लास्ट तक पता नहीं चलेगा कि फाइनल क्या है, फाइनल एंड में ही पता चलेगा सीक्वेंस। तो अब ग्रोथ को हम यहां से हटा देंगे और ग्रोथ हमारी कहाँ चली जाएगी, ग्रोथ की सीक्वेंस यहाँ आ गई। तो अभी हमारा लेफ्ट साइड का जो टेम्पररी सीक्वेंस है, ग्रोथ नंबर 1 पे, रिलेशनशिप नंबर 2 पे है। अब हम वापस यहाँ पे आ जाएंगे, इधर कंपैरिजन होता है अप टू डाउन। अप कौन सी, हेल्थ है, इमीडिएट डाउन क्या है, पर्पस है। हेल्थ और पर्पस, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से कट कर देंगे, इसको कहाँ ले आएंगे, टेम्पररी लेफ्ट साइड में। लेकिन ये फाइनल प्लेस नहीं है पर्पस की, अब पर्पस को कॉम्पीट करना है डाउन टू अप। ठीक है, तो आप पर्पस को रिलेशन से कंपेयर करेंगे कि पर्पस और रिलेशन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्पस देखिए रिलेशनशिप से कॉम्पीट करके ऊपर चला गया। अब लेफ्ट साइड में ना टॉप तक कंपेयर करते रहेंगे, अब पर्पस और ग्रोथ को कंपेयर करेंगे, पर्पस और ग्रोथ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि देखिए, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक से कंपेयर करके नहीं छोड़ना है, ये पर्पस से, पर्पस रिलेशनशिप तो जीत गया, लेकिन अभी ग्रोथ से थोड़ी जीता है, तो अब ये ग्रोथ से कंपेयर किया जाएगा। पर्पस और ग्रोथ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्पस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए इसका मीनिंग क्या है कि मुझे ग्रोथ मेरे पर्पस को फुलफिल करते हुए ही चाहिए। ठीक है, अगर कोई मुझे आकर के कह दे ये 500 करोड़ ले लीजिए फिक्स है, हर महीने इतना मिलता रहेगा, ग्रो कराते रहेंगे, लेकिन एक को भी दिन पढ़ाना अलाउड नहीं है आपको। ठीक है, वो मेरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आएगा ही नहीं। ठीक है, तुरंत उसको मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा, मना कर दूंगा, विदाउट इवन ए सिंगल थॉट। ठीक है, तो अपनी वैल्यू में जितनी क्लैरिटी, उतनी क्लैरिटी डिसीजन में आ जाएगी आपके। तो आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, ग्रोथ, पर्पस जो है यहाँ पे आया, लेकिन पर्पस ने रिलेशनशिप से जीत ले ली और पर्पस ग्रोथ से भी जीत गया। तो पर्पस अभी लेफ्ट साइड में नंबर 1 पे चल रहा है, ग्रोथ नंबर 2 पे चल रही है, रिलेशनशिप नंबर 3 पे आ गया। अब हम वापस कहाँ चले जाएंगे, राइट हैंड साइड में चले जाएंगे। अब राइट में सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, हेल्थ दिख रही है, हेल्थ और फ्रीडम, हेल्थ और आजादी, इन दोनों में अगर कोई एक चीज चूज करनी है तो क्या चीज चूज करेंगे, मैं आजादी को चूज करूंगा। तो मेरी फ्रीडम यहाँ आ गई। अब फ्रीडम को टकराना है ऊपर के तीनों से, तो फ्रीडम को रिलेशनशिप से जोड़ेंगे। फ्रीडम और रिलेशनशिप, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम और ग्रोथ, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम और पर्पस, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में पर्पस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो देखिए, फ्रीडम रिलेशनशिप से जीता, ग्रोथ से जीता, लेकिन पर्पस से हार गया, तो अभी सेकंड नंबर पे रहेगा फ्रीडम। तो अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसलिए इसको मिटा के थोड़ा क्लीन कर लेते हैं अपन। तो फ्रीडम यहाँ से चला गया, यहाँ से भी चला गया, सेकंड नंबर पे अब अपना फ्रीडम है। तो इसको जरा थोड़ा सा फेयर कर लेते हैं। तो हमारा अभी पहला पर्पस चल रहा है, सेकंड हमारा फ्रीडम है, थर्ड हमारा ग्रोथ चल रहा है, चौथा हमारे रिलेशन चल रहे हैं। ठीक है, अब वापस राइट पे आ जाए। अब राइट साइड में आपने क्या किया, हेल्थ और कंट्रीब्यूशन को आपस में कंपेयर किया। अच्छा, यहाँ तक सब लोग सेम पेज पे चल रहे हैं मेरे साथ, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, सेम ही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं। राइट में अप टू डाउन, लेफ्ट में डाउन टू अप।
राइट में सिर्फ 2 को कंपेयर करना है, लेफ्ट में जितनों से वो जीतता जा रहा है उसके ऊपर वाले से तब तक कंपेयर करते रहना जब तक वो जीतता जा रहा है। जब हार जाएगा वहां पे छोड़ देना है उसको। ठीक है। अब हेल्थ और कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करेंगे। हेल्थ और कंट्रीब्यूशन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए? हेल्थ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस बार हेल्थ कट गई यहां से। इस बार देखिए ऊपर वाला कट गया है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही कटेगा। हेल्थ और कंट्रीब्यूशन में हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट, तो मैंने हेल्थ हटा दी यहाँ से। तो अब आ गई हेल्थ यहाँ पे। हेल्थ और रिलेशनशिप में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेल्थ और रिलेशनशिप में रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप देख रहे हो हेल्थ अब रिलेशनशिप से हार गई, तो अब बाकी सबसे तो अपने आप ही हार गई। अगर आप चौथे से पीछे हो गए इसका मतलब तीसरे दूसरे पहले से तो अपने आप ही हो गए ना। तो अब इसको आगे कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप से ही जब हार गया है तो ग्रोथ से भी हार गया है, फ्रीडम से भी हार गया, पर्पज से भी हार गया है, तो यानी कि हेल्थ यही रहेगा। अब वापस राइट में आ जाएंगे। राइट में अब कंट्रीब्यूशन और विजडम, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऊपर वाले देखिए सब जा चुके हैं, अब सबसे ऊपर कंट्रीब्यूशन बचा है। कंट्रीब्यूशन और विजडम में विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विजडम हट जाएगी, विजडम यहाँ आ जाएगी। विजडम और हेल्थ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम और रिलेशनशिप में विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम और ग्रोथ में विजडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विजडम और फ्रीडम में फ्रीडम ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि मुझे आजादी अपनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं हिमालय की गुफाओं में जाकर के कैद होकर के या कभी सन्यासी बन के अपनी विजडम की खोज नहीं करूंगा जहां पे मेरे पे कंडीशन लगाई जाए। ठीक है। तो विजडम मेरी यहाँ पे पहुंच गई। तो देखें तो विजडम हेल्थ से भी जीती है, विजडम ग्रोथ से भी जीती है, और फ्रीडम से जाके हार गई है। तो विजडम की जगह अभी यहाँ बनेगी। क्लियर? अच्छा, इस दौरान आप अपना सही गलत कुछ ना लगा, लेकिन सर विजडम ही नहीं, हेल्थ ही नहीं होगी तो विजडम कैसे लगाएंगे, ये कैसे? यहाँ पे वो तर्क ही नहीं है। ठीक है, आप वो बिलीफ लेवल की बात है। ठीक है, दैट इज योर बिलीफ लेवल। ओके। आपको तो दो में कंपेयर करके देखना है कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं लगाना है आपको, यहाँ पे अपना बिलीफ यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको दो के बीच में कंपेयर करना है और दोनों में से एक चूज करना हो तो किसको आप प्रायोरिटी देंगे वो डिसाइड करना है बस। ये सही होना चाहिए, ये पहले होनी चाहिए, वो बात, ये सब आपके बिलीफ सिस्टम है। राइट। तो अभी बिलीफ लेवल पे नहीं है, हम वैल्यू लेवल पे हैं। आगे देखें। अब वापिस आ गया मैं, अभी ऊपर कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन और आध्यात्म, इन दोनों में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ से कट गया और इधर आ गया। कंट्रीब्यूशन और हेल्थ में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कंट्रीब्यूशन और हेल्थ हम पहले भी कंपेयर कर चुके थे, हेल्थ ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो अब कंट्रीब्यूशन अगर हेल्थ से हार गया तो बाकी ऊपर वालों से अपने आप हार गया, तो कंट्रीब्यूशन की जगह यही रह जाएगी। फिर आप इधर आ जाएं। ऊपर बचा स्पिरिचुअलिटी, मनी और स्पिरिचुअलिटी में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आध्यात्म मेरे लिए ज्यादा, खुद की खोज, क्वेश्चनिंग, क्यूरियोसिटी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो मैं स्पिरिचुअलिटी को इधर डाल दूंगा, कट कर दूंगा, और स्पिरिचुअलिटी यहाँ आ जाएगी। स्पिरिचुअलिटी और कंट्रीब्यूशन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्पिरिचुअलिटी कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पिरिचुअलिटी यहीं रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब कंट्रीब्यूशन से हार गई तो वो हेल्थ से भी हार गई है, रिलेशनशिप भी हार गई, बाकियों से भी हार गई है। मनी और ह्यूमर में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मनी यहाँ पे रख दूंगा। मनी और स्पिरिचुअलिटी में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? स्पिरिचुअलिटी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मनी देखिए स्पिरिचुअलिटी से हार गया, तो कंट्रीब्यूशन हेल्थ रिलेशनशिप से अपने आप हार गया। अब लास्ट ये अकेला बच गया ह्यूमर, इसको किसी से कंपेयर करने के लिए है ही नहीं, तो ह्यूमर सीधा अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। और क्योंकि ह्यूमर मनी से ऑलरेडी कंपेयर होके हारा हुआ है, तो ह्यूमर मनी से नीचे है, तो बाकी सबसे अपने आप नीचे हो गया। तो अब अगर आप देखें तो मेरा जो फाइनल काउंट बना वो क्या बना, सारी की सारी इधर से इधर शिफ्ट हो गई हैं और सीक्वेंस में शिफ्ट हो गई हैं। सो माय फर्स्ट वैल्यू इज पर्पस, सेकंड वैल्यू इज फ्रीडम, थर्ड इज विजडम, फोर्थ इज ग्रोथ, फिफ्थ रिलेशनशिप, सिक्स्थ हेल्थ, सेवेंथ कंट्रीब्यूशन, एट्थ स्पिरिचुअलिटी, नाइन्थ मनी, एंड टेंथ ह्यूमर। आप जैसे जैसे मुझे जानेंगे आप देखेंगे
कि मैं ये 10 वैल्यू हर रोज जी रहा हूं। आई एम लिविंग माई 10 वैल्यूज एवरी डे। मेरी दिन की सुबह अगर होती है तो मेरा पहला काम मेरे पर्पस से है कि जो मुझे 100 मिलियन लोगों को अपने पोटेंशियल से जोड़ना है, अपने डरों से बाहर निकालना है, अपनी ताकत का एहसास दिलाना है, एक जो डिजर्व करते हैं वो बिलीफ अपने अंदर पैदा कराने हैं। तो मेरी सुबह से लेकर के शाम तक आई एम ड्रिवन बाय माई पर्पस। 3 कंपनियां में रन करता हूँ, सबको ऑटो पायलट पे किया हुआ है। किसी भी कंपनी में मैं ऑफिस में हूँ चाहे नहीं हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीडम है। एक साल में 5-6 देश घूमता हूँ। ठीक है। अभी अगले अभी गोवा से जस्ट आया। अभी दिल्ली जा रहा हूँ, फिर लंदन जा रहा हूँ, फिर दुबई जा रहा हूँ। उसके बाद के अंदर जो ट्रिप प्लान हो रही है वो कुछ सिशेल आइलैंड है उनकी, फिर यूरोप टूर प्लान कर रहा हूँ। तो 5 से 6 देश एक साल में घूमता हूँ। पूरा फ्रीडम को अपने एंजॉय करता हूँ। विजडम, जो मैंने कहा कि कोई भी नॉलेज को कंटिन्यूअसली अर्जित करना, उस नॉलेज पे कॉन्टेम्पलेट करना, विजडम लेना भी और विजडम शेयर करना भी, ये मेरी वैल्यू में है। और मेरा कोई दिन इस तरीके से नहीं जाता जब मैं कोई आधा एक घंटा अपने आप को ना दूं, उस कंटेम्पलेशन में ना बैठूं। कितना ही व्यस्त हो मेरा जीवन, कुछ भी हो, 1 आवर कंपल्सरीली आई स्टे साइलेंट। मैं आपको साइलेंट रहूंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, खुद से सिर्फ बात करूंगा। तो एवरी डे आई एम लिविंग दिस वैल्यू एज वेल। रिलेशनशिप के लिए मोस्टली अपनी फैमिली को साथ लेके घूमता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ दे दे ट्रेवल विथ मी। और कई बार घर से मीटिंग्स करता हूँ, तो बीच बीच में ब्रेक्स भी होते हैं, तो अपने बच्चे के साथ वक्त बिताता हूँ। कितना भी बिजी स्केड्यूल हो, अहमदाबाद में हूँ तो स्कूल से उसे पिकअप करना ड्रॉप करना खुद ही करता हूँ। इवन ड्राइवर भी नहीं भेजता, खुद लेके जाता हूँ उसे, खुद लेके आता हूँ। उसके चेहरे पे जो खुशी होती है देख करके, आई आई रियली एंजॉय दैट, कि जब मैं उसे लेने जाता हूँ तो आई डू दैट। ठीक है। सो I make sure that somehow every day I'm living my relationship as well. हेल्थ में मैं एडवांस लेवल योगा प्रैक्टिशनर हूँ। मैं पहले तो बहुत ज्यादा इंटेंस करता था। मेरा YSR योगा करके एक पेज भी चलता था, अब तो वो डेड पेज है, अभी उस पर कुछ पोस्ट नहीं करता हूँ। बट मैंने 1000 दिन का चैलेंज लगाया था जिसमें मैं 52 से ज्यादा आसन करता हूँ योगा के, जिसमें पिंच मयूरासन जैसे जो डिफिकल्ट एल्बो स्टैंड है वो भी करता हूँ। तो योगा और मेडिटेशन ये मेरे डेली रूटीन के अंदर है, मेरे बिहेवियर में है, जो कि मुझे अपनी इस वैल्यू को जीने में मदद करते हैं। कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो वैसे तो मेरा काम जो ये कर रहा हूँ वही कंट्रीब्यूशन का है, मगर मैं 3 एनजीओ के साथ में जुड़ा हूँ। आई एम ब्रांड एम्बेसडर फॉर युवा अनस्टॉपेबल। युवा अनस्टॉपेबल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करती है, म्युनिसिपल स्कूल्स के अंदर टॉयलेट्स को बढ़िया करने का काम करती है। और प्लस वो हर साल 50 बच्चों को ऐसा लेती है जो बहुत ही गरीब परिवार से हैं लेकिन बहुत ही ब्राइट बच्चे हैं। ऐसे बच्चों को मैं फ्री में मेंटर करता हूँ। और मेरे कई ऐसे छोटे छोटे एरियाज के बच्चे हैं जिन्होंने, कईयों ने गुजरात बोर्ड टॉप किया है बिल्कुल 99 परसेंटाइल से। आई थिंक कोरोना से पहले की बात है, विदुषी रिमानी करके मेरी स्टूडेंट रही थी, जो जिसकी मम्मी आसपास के घरों में काम करती थी, और 12th बोर्ड के अंदर वो 99 परसेंटाइल लेकर के आई है। तो ये वो बच्चे हैं, हर साल मैं ऐसे 50 बच्चे लेकर के इन्हें मैं फ्री में मेंटर करता हूँ। ठीक है। फिर मैं एक पीर पराई फाउंडेशन से जुड़ा हूँ, जो वृद्ध लोगों के लिए काम करती है, ऐसे माँ बाप जिनके बच्चों ने उन्हें निकाल करके वृद्धाश्रम में डाल दिया है। तो उन वृद्ध बच्चों का, उन वृद्ध लोगों का ख्याल रखने का ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो कई बार उनके साथ वक्त बिताता हूँ, उनको कैसे उस हर्ट से डील करना है या कैसे वो मेडिटेट कर सकते हैं, ये सिखाता हूँ। हेल्दी कैंपस एक एनजीओ है, उनके साथ भी काम करता हूँ। उनके साथ बहुत रेगुलरली नहीं करता, बट जब भी मौका मिलता है तो उनके साथ भी काम करता हूँ। तो ये मेरे कंट्रीब्यूशन है जो मैं अपार्ट फ्रॉम माय वर्क जिस चीज के लिए मैं काम करता हूँ। ठीक है जी। ह्यूमर हमेशा मेरी पढ़ाई का हिस्सा रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कभी कोई आप एक प्रोफेसर की तरह एक बोरिंग तरीके से पढ़ें। क्योंकि सीरियसली आप पढ़ते हैं तो बातें दिमाग में जाती है, हंसते हंसते पढ़ते हैं तो सीधी दिल में जाती हैं। ठीक है। तो वहाँ ज्यादा तरीके से याद रहती हैं, ज्यादा इंगेजिंग लगती हैं। और आज के इतनी कम अटेंशन स्पैन में आप अगर सीरियस होके पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा लोग ले नहीं पाएंगे, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो यह आपको दिखेगी
मनी ये सब होता है, तो पैसा तो एज ए बाय प्रोडक्ट आता ही है। ठीक है, लास्ट ईयर की Times 40 अंडर 40 की लिस्ट में हूँ। 140 करोड़ का ब्रांड बनाया है guniguru.com। तो पैसा भी बहुत बनाता हूँ। ठीक है, बस जरूरतें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट पैसा बनाता हूँ, बहुत सारा बनाता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फीड माई मिशन। और ये पैसा मुझे बहुत मदद करता है मेरे मिशन को और ज्यादा एक्सपेंड करने में, इस स्केल करने में। तो आप देखें कि अब चेक करें, जब आपकी ये वैल्यू आ जाए उसके बाद में चेक करें कि आपकी जो टॉप 10 वैल्यूज आ रही हैं, शुरुआत में पूरी 10 को अलाइन ना करें। शुरुआत करें टॉप 3 या टॉप 5 से अलाइनमेंट चालू करें। सबको एक साथ करने जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अपनी टॉप 5 वैल्यूज को देखें, और देख करके अपने रूटीन को देखें कि आपकी वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या आप कर रहे हैं जिससे कि ये वैल्यू फुलफिल होती हो। या फिर आप के एक्शन और आपकी जो वैल्यू है वो कंप्लीटली मिसअलाइनमेंट में है। फ्रीडम नंबर 1 पे आ रही है और लगे हैं ऐसी नौकरी में जहां पे एक फिक्स काम है जो रोज करना है। मे भी बैंक में कैशियर है, या फिर बैंक में एक ऐसी नौकरी में रोज एक डेटा फिलिंग का काम करते हैं, और वैल्यू में फ्रीडम और क्रिएटिविटी आ रखी है। तो अपने आप से ये पूछें कि पूरे दिन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप क्या क्या एक्शन लेते हैं अपनी इन वैल्यूज को जीते हुए। इस पे कॉन्टेम्पलेट करें। ठीक है, और मुझे चैट बॉक्स में बताएं कितने लोगों को ये क्लैरिटी आ रही है कि जो मैं दिन भर एक्शन ले रहा हूँ, राइट, मेरी वर्क लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, और जो मेरी वैल्यू है वो कंप्लीटली मिसअलाइनमेंट में है। मतलब कि वैल्यू तो कुछ और ही आ रही है टॉप 5।